अक्सर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स भूल जाते हैं, ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं। आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, वो हर वो चीज जो आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, विच मीन्स आईज, ईयर्स, नोज। पॉइंट नंबर 2, वहां जाके आप सीज कर सकते हो। क्या सीज करोगे? कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो इस एक्ट के कॉन्ट्री है, आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। एंड फाइन जो हो सकता है मैक्सिमम 2000 रुपीज, उससे ज्यादा आपका फाइन नहीं हो सकता। पढ़ते समय मेहनत सब करते हैं, याद नहीं रहता है। अब याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम रिवीजन नहीं करते। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे नीति बैच में जो हमारे यूपी पीसीएस जे प्रिलिमिनरी में 9 माइनर लॉज ऐड हुए हैं, उनके माइनर लॉज को करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसी वन शॉर्ट सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो माइनर लॉ से रिलेटेड अपना डर भगाएं, क्योंकि इसको बहुत ही आसानी से स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंटर्स बना के, चीजों को कनेक्ट करके, कुछ ट्रिक्स लगा के, कुछ ऐसे बेसिस लेके हम डिफरेंट सेक्शंस को क्लब करेंगे, उनका जोड़ा बनाएंगे और फिर अपने इस सारे माइनर लॉज को कवर अप करेंगे। तो नीति बैच में आज हम डील करने वाले हैं इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कि जब इस एक्ट की मैं बात कर रही हूं तो ये एक्ट नॉट ओनली यूपी पीसीएस जे बट राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज, गुजरात जुडिशियल सर्विसेज में भी इंपॉर्टेंट रहता है। प्रिलिमिनरी नहीं, मेंस में भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे सेशन में जिस तरीके से हम इसको पूरे एक्ट को एक ही शॉट में डील कर रहे हैं, जो पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाली हूँ, ये पॉइंटर्स अगर दिमाग में आपके स्टिक रह जाते हैं तो मेंस में आपको आंसर फॉर्म करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड आई रियली होप कि एक क्लास में आपका ये पूरा के पूरा एक्ट मैं फिनिश कर दूं और आपको काफी पसंद आएगा। ठीक है, शुरू करेंगे इस एक्ट को लेके। इस एक्ट की शुरुआत की अगर बात करें हम 1986, लेकिन इस एक्ट को पढ़ते वक्त आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखेगी जो आपके मेजर लॉ से कनेक्ट होती बच्चों। जहां पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन दिखेगा, जहां पर आपको सीआरपीसी दिखेगा, जहां पर आपको आईपीसी भी दिखने वाला है। अब इस एक्ट को शुरू करने से पहले हम कुछ रीसेंट कह सकते हैं, रीसेंट जो मीडिया में हम पिक्चर्स देख रहे हैं उनकी बात कर सकते हैं, या फिर कुछ लैंडमार्क केसेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ध्यान रहे किस में आने वाला है, आपके जीके के पोर्शन में आने वाला है। तो कुछ हमारे बैरक से हटके भी हम चीजें पढ़ेंगे जहां से उम्मीद की जा सकती है कि हमारे सामने सवाल आ सकता है। बराबर सेशन में अच्छे से सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेशन बात करेंगे और शुरू करेंगे अपना इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जब आप इस एक्ट का पूरा नाम पढ़ते हो ना, आपको यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलती है। पहला है आपके पास इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। क्या है बच्चों आपके पास? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, दैट इज वुमेन। एंड तीसरी चीज आपको देखने को मिलेगी, इट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट कर रहा है, यहाँ पे पेनल्टी प्रोवाइड कर रहा है, कोई ऑफेंस के बारे में बता रहा है। मतलब कह सकते हैं ये हमारा एक क्रिमिनल एक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है क्रिमिनल एक्ट है। दूसरे की बात करूं, दैट इज वुमेन। मतलब यहाँ पे स्टेट ने अपना पावर यूज किया है अंडर आर्टिकल 15(3) एंड उसके बाद इस सब्जेक्ट को या इस लॉ को फॉर्मुलेट किया है। एंड पॉइंट नंबर 1, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। अब बच्चों अगर इसको देखेंगे ना तो यहाँ पे हमें समझ आएगा कि इसकी डेफिनेशन नो डाउट हमें 2C में दे रखी है। डेफिनेशंस अच्छे से टिप्स पे मैं आपको रटवा के जाऊंगी, ये मेरा वादा है। जब इसकी डेफिनेशन देखोगे ना बच्चों, आपको रियलाइज होगा कि ये डेफिनेशन आज के समय में कहीं ना कहीं अधूरी है, क्योंकि 1986 के बाद हमें इतना समय हो चुका है, लगभग कह सकते हो 35 इयर्स हम लोग आगे आ चुके हैं। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन आपके और मेरे इंडिविजुअल बेसिस पे भी डिफरेंट रह सकता है। What might be indecent for me might not be indecent for you. What might be indecent for you might not be indecent for me. बराबर चीज है। We are living in a globalizing world जहां पे rights, liabilities, duties सबका dimension with time बदलते जा रहा है। You see, look at the decisions that are given by a Supreme Courts, High Courts. इनका right to life and liberty में daily कुछ नया dimension add किया जा रहा है, daily कुछ new right हम कह सकते हैं कि establish किया जा रहा है। मतलब हमारे जब राइट्स का स्कोप वाइड हो रहा है तो कुछ ऐसे चुनिंदा ऑफेंसेस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं हमारी पब्लिक मोरालिटी को लेके, उनका डायमेंशन भी चेंज होता है। तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन जो वर्ड है ना बच्चों, इसको हम 2 एंगल से देखने वाले हैं। एक तो देखेंगे इस एक्ट के एंगल से कि इस एक्ट में कैसे डिफाइन कर रखा है, दूसरा देखेंगे हमारे लैंडमार्क जजमेंट्स में क्या कह रखा है।
जिसमें पहला है हमारे पास रंजीत उदैशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1965। अब रंजीत उदैशी का केस सीधा सीधा हमारे आईपीसी सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी से डील करता है। अब इसकी शॉर्ट में एक स्टोरी समझ लेते हैं। रंजीत उदैशी, यहां पे एक पर्सन क्या कर रहा था, लेडी चैटरलेज लवर, एक बुक का पब्लिकेशन किया which was considered to be indecent, in fact obscene। देखो बच्चों 292 है एंड 293 है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको 293 में क्या दे रखा है, इफ यू सेल एनी बुक टू अ यंग पर्सन, अगर प्री में क्वेश्चन आया और यंग पर्सन में 18 मार्क करके आए कि यंग पर्सन इज द पर्सन बिलो द 18 इयर्स ऑफ एज और इक्वल टू 18 इयर्स ऑफ एज, गलत। इट मींस 20 इयर्स ऑफ एज तक किसी भी पर्सन को आपने ऐसा ऑब्सीन मटेरियल दिया, 293 के अंदर आप जाएंगे जेल, बराबर ये चीज। एंड 292 में हमें बता रखा है एग्जैक्टली सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स हो गया है, ऐसा कुछ सॉन्ग्स हो गया उसके बारे में, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे पहला जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया, ठीक है, जो कि कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। ये जीके में आएगा तो हो सकता है आपके पास में सवाल आए। हेकलिन टेस्ट को यहां पे अपनाया गया ये चीज टेस्ट करने के लिए कि जो लेडी चैटरलेज लवर जो बुक थी, इज दैट रियली ऑब्सीन और नॉट। अब इस टेस्ट को जब अपनाया गया तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो आपका ऑब्सिनिटी का कंसेप्ट है ना बच्चों, ये टाइम के साथ चेंज हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है। would change the passage of time and what might have been obscene at point of time would not be considered as obscene at later period। We all know जो बॉलीवुड मूवीज बहुत पहले की आती थी उसमें अलग तरीके का आप कह सकते हो कि अटायर होता था एक्टर एक्ट्रेसेस का, और अब अलग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट परसेप्शन चेंज हो रहा है। अब कोई भी ड्रेसिंग सेंस इजीली हर किसी को ऑब्सीन नहीं लग सकती है, या उसका कह सकते हैं कि माइंड करप्ट या डिप्रेव नहीं कर सकता है, एक लस्टफुल फीलिंग उसको नहीं दे सकता है, नॉट नेसेसरी, बराबर। द कोर्ट एग्जामिन द टेस्ट एंड द कोर्ट, अच्छा ये जो एक्ट था इसमें कौन सा इन्होंने टेस्ट यूज किया था, हेकलिन टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन 2 बार आ गई, सॉरी फॉर दैट। अब इस हेकलिन टेस्ट को जब इन्होंने यहां लगाया तो बोला भैया ये बुक तो ऑब्सीन है और इसका पब्लिकेशन इंडिया में हम बैन करते हैं, हम इस बुक को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हेकलिन टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है वो किस पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड on those minds who are open to such immoral offenses and into those hands a publication of the sort may fall। इसका मतलब समझो, यहां पे सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है, इनडिसेंट है या नहीं है, ये हम इस आधार पे, इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, जहां पे हमें ये देखना है कि अगर एक पर्टिकुलर चीज किसी पर्सन के हाथ में जा रही है तो उसका माइंड करप्ट करती है या नहीं करती है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये तो हो गया ना कि एक हर पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, पर्टिकुलर पर्सन, तो इसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट मैसेज की वैल्यू कहां गई, इसके पीछे ये फैक्ट कहा गया कि दूसरे लोगों के लिए, कम्युनिटी एट लार्ज के लिए अगर ये इनडिसेंट नहीं है तो देन इन दैट केस व्हाट। इसीलिए ये हेकलिन टेस्ट जो कि सबसे पहले ब्रिटेन के लैंडमार्क केस रेजेना वर्सेस हेकलिन में यूज हुआ था, ध्यान रखना ये केस लॉ याद रखना, ब्रिटेन का भी, इसमें जब यूज हुआ था ये, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत उदैशी के केस में भी इसको यूज किया, लेकिन इस केस को इस टेस्ट को पहली बार उन्होंने रिजेक्ट किया अविक सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल 2014। हार्डली 9 साल पहले इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हेकलिन टेस्ट को रिजेक्ट किया। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दे रिजेक्टेड हेकलिन टेस्ट, पूछा जा सकता है, एंड अडॉप्टेड कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। वर्ड खुद बता रहा है कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट। हमारी कम्युनिटी एट लार्ज के कॉन्सेप्ट से या कम्युनिटी एट लार्ज के पर्सपेक्टिव से कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है, आप वो देखिए। मेरे व्यक्तिगत लेवल पे या आपके व्यक्तिगत लेवल पे आप मत देखिए कि कोई चीज ऑब्सीन है या नहीं है। अब कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट है क्या, इट सेज आर्ट और एनी जेस्चर और कंटेंट इज ऑब्सीन ओनली इफ डोमिनेटिंग थीम, दैट इज द मेन थीम, taken as a whole is opposed to contemporary community standard। What is contemporary? Which is going on right now in your world or around yourself। बराबर चीज। तो अभी at present कोई चीज ऑब्सीन है कि नहीं है, कम्युनिटी एट लार्ज, सोसाइटी एट लार्ज, वो देख के हम डिसाइड करेंगे कि whether something should be declared as indecent or something should be banned or not। यहाँ पे
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि इन्होंने सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन नंबर 4 ऑफ इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट दोनों के चार्जेस लगाए थे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 4 आपको प्रोहिबिशन की बात करता है कि आप कुछ भी सेल नहीं करेंगे, हायर नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी बुक, पैम्पलेट या प्रिंटिंग मटेरियल जो कि विमेंस को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करे। बराबर, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा या जिसकी चर्चा मैंने अभी थोड़े कुछ ही मिनट पहले की थी। The question of obscenity must be seen in the context in which the photograph appears and the message it wants to convey। अब हमें पता है ये जो अनमास्क्ड का जो पिक्चर लगाया गया था इस मैगजीन के ऊपर अविक सरकार के इस केस में, तो एग्जैक्टली क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे आपको ये देखना है। नॉट कि आपने उस पिक्चर को देख के एट वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम क्या सोचा, दैट शुड नॉट बी द फैक्ट। लेकिन ये मैसेज क्या कन्वे करना चाहता है आप उसको समझिए, क्यों वो चीज मार्केट में आई है। आई कैन गिव यू सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल, इफ you see condoms that are circulating in the market, not circulating but which are being sold in the market, तो उसके ऊपर अगर कोई ऐसा पिक्चर है तो उसका कुछ मैसेज होगा जो कि नॉट नेसेसरी सब लोग समझ पाए, बट उसके कंज्यूमर जरूर उसको समझ सकते हैं। Recently we have seen in media that रणवीर सिंह ने एक न्यूड फोटो शूट करवाया था मिलिंद सोमन who was running nude on Goa beaches। तो ये केसेस हमारे लिए दोनों इन दोनों का जो सेलिब्रिटीज का केसेस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट वी शुड नो द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड अस। यहाँ पे पर्सन ने अपनी कंसेंट के साथ किया है। देखिए भैया, आपकी कंसेंट हो सकती है, नो प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम इफ इट इज ऑब्सीन फॉर कम्युनिटी एट लार्ज तो फिर बैन कर दिया जाएगा उस चीज का पब्लिकेशन एंड डेफिनेटली यू विल बी हेल्ड लायबल। ओके, कई बार स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मैम जिस पर्सन ने खुद ने फोटो खिंचाई है उसकी तो खुद की कंसेंट है। हाँ बच्चों, यहाँ पे रणवीर सिंह की भी अगर कंसेंट है तो उस केस में कंसेंट से ज्यादा क्या मैटर करता है कि अगर वो पूरे इंडिया में हर किसी पर्सन के पास जा रही है या विभिन्न प्रकार के कम्युनिटी या माइंडसेट के लोगों के सामने जा रही है, उनका माइंड करप्ट करेगी या नहीं करेगी। अब अविक सरकार के केस में इन्होंने बोल दिया भैया पर्सनल हम बेसिस नहीं देखेंगे, हम कम्युनिटी एट लार्ज देखेंगे, और दूसरा चीज जो हम देखने वाले हैं वो क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। इसलिए हम तो हेकलिन टेस्ट को नहीं मानते, हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को मानेंगे एंड कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट हमारे इंडिया में डेवलप हुआ था। बराबर है ये चीज। अब अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो हम चलेंगे हमारे बैरेट की तरफ, जहां पे सबसे पहले सेक्शंस को समझने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी चाहिए वो ये है कि कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है जो हमें यहां याद रखनी है। अक्सर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स भूल जाते हैं, ऑब्जेक्ट भूल जाते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। प्रीवियस ईयर स्टेट जुडिशरीज के पेपर को एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे ये समझ आया है कि सिर्फ आपको कमेंसमेंट डेट नहीं, आपको प्रेसिडेंट्स एसेंट डेट भी ध्यान रखनी है। आई विल ट्राई टू मेक अ चार्ट जहां पे काफी सारे माइनर लॉ जितने भी आपके स्टेट में आ रहे हैं, सारे माइनर लॉज का प्रेसिडेंट्स एसेंट, वेयर इट केम इनटू इफेक्ट एंड नंबर ऑफ द सेक्शंस, आल्सो द एक्ट नंबर। बच्चों एक्ट नंबर भी याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार आपको यहाँ पे सीधा सीधा एक्ट नंबर पूछा जा सकता है। तो आई विल ट्राई टू मेक अ चार्ट और आप सबके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। आपकी मेहनत जो आपका जो समय है वो बचेगा, लेकिन मेहनत सबके काम आएगी। बराबर। सो इंपॉर्टेंट डेट दैट इज प्रेसिडेंट्स एसेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सवाल आता है, दिस इज 23 दिसंबर 1986। प्रेसिडेंट की एसेंट हमेशा पहले मिलती है, उसके 2, 4, 5, 6 महीने बाद या कई बार कुछ सालों के बाद आपका वो एक्ट बिल जब पारित होता है, जब दोनों हाउसेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पास हो जाता है, वो डेट होती है जब हम कहते हैं कि अब द बिल हैज टर्न्ड इनटू द एक्ट। तो फोर्स में कब आया? इट वाज ऑन 2 अक्टूबर 1987। कुल सेक्शंस कितने हैं? 10 सेक्शन है। यूपी के स्टूडेंट सोचेंगे मैम ये सबसे छोटा एक्ट है। ना, इससे छोटा एक और एक्ट है आपके पास, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो उस एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो एक्ट और भी छोटा है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास 8 सेक्शंस है। बराबर। सो डू रिमेंबर 2 अक्टूबर दैट इज गांधी जयंती। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सीधा सीधा एक्ट में हमने बात की किसकी? प्रोहिबिशन की। एक्ट में ही मैंने आपको 3 वर्ड्स नोटिस करने को बोल दिए थे। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन मतलब 2C में दे रखा है डेफिनेशन मैम। प्रोहिबिशन मतलब ये इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोहिबिट कर रहे हो, क्या प्रतिषेध कर रहे हो आप। नारी का जो अशिष्ट रूपण आप दिखा रहे हो, हम उसी को निषेध कर रहे हैं, प्रतिषेध कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोहिबिशन कर रहे हैं तो प्रोहिबिशन किसके थ्रू होना चाहिए? प्रोहिबिशन एक तो एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग,
फिगर्स। अगर इन 5 तरीकों से आपने फीमेल का किसी भी तरीके से इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया है, भैया इस एक्ट के अंदर आपको सजा मिल जाएगी, और इन्हीं सब एक्ट को हम प्रोहिबिट कर रहे हैं इस एक्ट में। सो दिस इज देयर ऑब्जेक्टिव। Basically, they want to protect, the state wants to protect the respect, integrity and the dignity of the women by this act. एप्लीकेशन की बात करें तो माइनर, सारे माइनर लॉज के आपका फर्स्ट सेक्शन कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूपीपीसीएसजे जो कि 5 साल बाद आ रहा है, तो इस सवाल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अब ये सारे एक्ट्स, लगभग काफी सारे हमारे एक्ट्स हैं, लॉज हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई हो गए हैं। अब ये लाइन आपको बहुत कम एक्ट्स में मिलेगी, दैट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन ओमिटेड। कौन से एक्ट से ओमिट हुआ है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये कब इफेक्ट में आया बच्चों? 31 अक्टूबर 2019। ध्यान रखना, ये डेट सीधी सीधी पूछी जा सकती है जीके के पर्सपेक्टिव से, या फिर आपके किसी एक्ट के नाम के अंदर पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर डेफिनेशंस। यहां पे है हमारी डेफिनेशन। 5 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, और 5 डेफिनेशंस के कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं वो ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्ट का नेम पता होना चाहिए, नॉट एक्ट का नेम बट डेफिनेशन नंबर आपको पता होना चाहिए कि कौन से डेफिनेशन में आपको, या कौन से नंबर में वो डेफिनेशन दे रखा है। मतलब सीधा सीधा कहने की बात यह है कि आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या टाइटल बेस्ड या सेक्शन नंबर बेस्ड पूछा जा सकता है, बराबर। सो पहला है हमारे पास एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट में क्या इंक्लूड होता है? पहले ये समझो कि हम एडवर्टीजमेंट करते क्यों हैं, या एडवर्टीजमेंट एक्चुअली हम बताते क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई स्कूल खोलूंगी तो मैं स्टूडेंट्स को बताऊंगी कि बच्चों ये मेरी स्कूल है, यहाँ पे इसकी जगह है। तो पॉइंट इज दैट आई एम डूइंग मार्केटिंग। मैं मार्केट में मौजूद कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, सोसाइटी एट लार्ज के पास जा रही हूं ये बता के कि सी दिस इज द सप्लाई दैट आई एम गिविंग, और आपकी डिमांड्स को मीट करता है, तो आइए आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, बराबर है ये चीज। तो एडवर्टीजमेंट में बेसिकली आप पब्लिक एट लार्ज या फिर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स के पास जा रहे हैं अपना कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज देने के लिए, या फिर आप कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, पैम्पलेट्स हो गया है, या कोई अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, तो वो हो जाता है एडवर्टीजमेंट। किसी भी चीज का प्रचार कर रहे हो, विज्ञापन में आ जाता है, एडवर्टीजमेंट में आ जाता है, बराबर। पहला हो गया नोटिस, सर्कुलर, लेबल। वर्ड लेबल को ध्यान रखना, क्योंकि लेबल को हम पढ़ने वाले हैं 2D में। लेबल हमारे पास आएगा वापस 2D में। रैपर हो गया। रैपर क्या होता है? रैपर वो चीज जिससे आप कुछ रैप करते हो, चॉकलेट्स हो गया, आपकी कुछ बुक्स के कवर्स हो गए, सब रैपर में आ गया। डॉक्यूमेंट एंड विजिबल रिप्रेजेंटेशन। विजिबल रिप्रेजेंटेशन बाय मोड ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक, गैस। अब आप ये बोलोगे मैम लाइट से अगर कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया तो समझ आया, लाइट एडजस्ट करके कोई शेडो बनाया हमें समझ आया, स्मोक से बनाया तो भी हमें समझ आया, गैस से बनाया तो भी समझ आया, बिकॉज दैट इज विजिबल। बट मैम साउंड से विजिबल कैसे होगा? क्योंकि साउंड तो मैम हम सुनते हैं, तो विजिबल कैसे होगा? यहाँ पे जब विजिबल की बात करूं ना मैं बच्चों, इट मीन्स दैट इट इज विजिबल बाय योर 6 सेंस, नॉट 6 सेंसेस, आई एम सॉरी, 5 सेंसेस है ना। 6 सेंस जो है हम में से कुछ कह सकते हैं कि लोगों का ही 6 सेंस काम करता है, नॉट कुछ का ही, सब का ही, जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन ना, मुझे सब फील हो रहा है। तो 6 सेंस काफी बार सही होता है, जिसे रिकग्नाइज तो नहीं किया गया स्पेसिफिकली आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में, बट स्टिल अगर आपको कई बार ऐसा इंट्यूशन आता है तो कई बार चीजें सही हो भी जाती है, ठीक है। सो नॉट टॉकिंग अबाउट 6 सेंसेस, लेट्स जस्ट फोकस ऑन द 5 सेंसेस। दैट मीन्स हर वो चीज जो आप अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, विच मीन्स आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, जिससे कि आप टेस्ट कर सकते हैं। तो उनमें से हम ईयर से क्या कर सकते हैं बच्चों? सुन सकते हैं। तो मतलब कोई ऐसी चीज है जो कि आप महसूस कर पा रहे हो, उसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मान लीजिए एक पर्सन ने माइक पे आके, लाउड स्पीकर पे आके कोई विमेन या एक विमेन कम्युनिटी के बारे में, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की विमेन्स के बारे में आके कुछ ऐसा इमोरल या ऑब्सीन या इनडिसेंट कोई कमेंट कर दिया है, तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। किसी महिला का आप कुछ चरित्र के बारे में बता रहे हो या उसके फिगर बॉडी के बारे में बता रहे हो, तो वो भी इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि जब उसने ऐसा बोला, रिप्रेजेंट किया, तो आपके सेंसेस ने सुना प्लस इमेजिन कर लिया। जब तक आपका ब्रेन काम नहीं करता, मतलब आप सुनते नहीं, तब तक आपका ब्रेन इमेजिन नहीं कर पाएगा ना एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट टू से।
सो इन दैट केस आपका साउंड भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन में डाला गया है, बराबर है ये चीज। तो एडवर्टीजमेंट, ये 4 पॉइंट्स ध्यान रखना, यहां से सवाल बन सकता है। कमिंग टू 2B, जिसमें डेफिनेशन दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण करना। किस चीज का वितरण होगा? किसी भी सैंपल का वितरण हो रहा है जो कि फ्री भी हो सकता है या अदरवाइज। अदरवाइज मींस पेड। जो चीज फ्री नहीं है वो पेड है, और हमारा ये बैच कंप्लीटली सबके लिए फ्री है, बराबर। 2C में अब आपको दे रखा है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। इनडिसेंट तरीके से आप विमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्राइटेरिया है, या 3 स्टेजेस में हम इस डेफिनेशन को समझेंगे, क्योंकि इस डेफिनेशन में हर एक वर्ड आपके सामने ऑप्शन के फॉर्मेट में आ सकता है। इन्होंने बोला डिपिक्शन कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? विमेन को डिपिक्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो। किस मैनर में दिखा रहे हैं हम मैम? किसी भी मैनर में दिखा रहे हो आप, चाहे न्यूज़पेपर हो गया है, फिल्म हो गया है, किसी मूवी में दिखा रहे हो आप, या साक्षात रियलिटी में कहीं पे उसको दिखा रहे हो, किसी भी मैनर में अगर आपने विमेन का डिपिक्शन किया। लेकिन डिपिक्शन कौन सी चीज का? या तो उस विमेन के फिगर का, उसके फॉर्म का, उसके बॉडी का, या उसके बॉडी फिगर के किसी भी पार्ट का आपने डिपिक्शन किया, बराबर। विच इज, अब डिपिक्शन कर दिया तो नॉट नेसेसरी अब वो इंडिसेंट हो चुका है, नहीं, लेकिन वो डिपिक्शन कैसा होना चाहिए? वो डिपिक्शन या तो इंडिसेंट होगा, डेरोगेटरी होगा, या डेनिग्रेटिंग होगा। इंडिसेंट जो कि आपके कहीं ना कहीं उसके रिस्पेक्ट या कह सकते हैं डिग्निटी से रिलेटेड है। डेनिग्रेटिंग जहां पे उसको कुछ ऐसी चीजों के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है, कुछ ऐसे एक्ट्स में उसको इन्वॉल्व करके दिखाया जा रहा है जो कि उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट को डिग्रेड करता है, कम करता है, लोअर डाउन करता है सोसाइटी की नजरों में या उसकी फैमिली की नजरों में, तो वो हो जाता है डेनिग्रेटिंग। अब देखो यहां पे ये इनडिसेंट जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है उससे इफेक्ट कौन हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट तो पॉइंट ये हो गया कि आप डिपिक्शन कर रहे हो किन चीजों का? ये 4 चीजों का। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि उससे हो क्या रहा है उस इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से? इनडिसेंट है, डेरोगेटरी है, या फिर डेनिग्रेटिंग है, ठीक है मैम। एंड थर्ड पॉइंट इज कि वो इफेक्ट करता है या तो उस विमेन को या फिर पब्लिक मोरालिटी को डिप्रेव करता है, करप्ट करता है, या इंजर करता है। सो कैन आई से यस और नो? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जब सेशन ओवर होगा तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि जो मैंने ये पॉइंट बोला है ये सही है कि नहीं, कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन से बच्चों 2 लोग इफेक्ट होते हैं। 2 लोग, या यहाँ पे विक्टिम 2 हो सकते हैं, या फिर मैं कह सकती हूं कि हमारे इफेक्टिंग फैक्टर जिसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो 2 लोग हो सकते हैं। पहला तो हमारी विमेन हो सकती है, दूसरा हमारा पब्लिक मोरालिटी हो सकता है। पहला विमेन हो सकती है, दूसरा हमारा पब्लिक मोरालिटी। इन दोनों में से किसी भी चीज को ऐसा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हिट किया, इस एक्ट के अंदर वो क्या हो जाएगा बच्चों? ऑफेंस हो जाएगा, बराबर। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 2D व्हिच सेज लेबल। अब देखो एवरी लेबल इज एन एडवर्टीजमेंट बट नॉट एवरी एडवर्टीजमेंट इज लेबल। सही बोला मैंने, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के अंदर लेबल आता है, लेबल के अंदर एडवर्टीजमेंट नहीं आता है। तो लेबल भी एक तरीके का एडवर्टीजमेंट ही है, लेकिन सारे एडवर्टीजमेंट लेबल के फॉर्म में थोड़ी ना होते। अगर मुझे मेरा कोर्स कहीं फॉर एग्जांपल स्कूल के बारे में कहीं बताना है, मुझे अपनी कोई बुक के बारे में कहीं बताना है, मुझे अपने कोई प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो नॉट नेसेसरी ना कि मैं हमेशा लेबल के फॉर्मेट में ही दिखाऊं। हो सकता है मैं आपको कहीं टीवी पे दिखा दूं, पिक्चर्स में दिखा दूं, या आपको ग्राफिक डिजाइन इन्फोग्राफिक्स करके मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूं, टेलीग्राम पे बता दूं। क्लियर है? तो लेबल में वो क्या चीज आती है बच्चों? लेबल कहीं पर लगता है, कहीं पर अटैच होता है, किसी पैकेज के साथ लगता है, ये ध्यान रखना। अब वो लेबल किस फॉर्म में हो सकता है? या तो रिटन हो सकता है, नॉर्मली उसके ऊपर कुछ लिख दिया, एक A4 साइज का पेपर चिपकाया उसके ऊपर हो सकता है, कुछ मार्क कर दिया आपने, किसी तरह का कुछ डिजाइन बना दिया, एफिक्स कर दिया उसके ऊपर कोई थ्रेड वगैरह लगा के, या किसी ग्लू स्टिक से, या फिर मैं कह सकती हूँ कोई ऐसा शिल्पकार, ऐसा कुछ भी मटेरियल से आपने उसके ऊपर चिपका दिया, एफिक्स कर दिया है। स्टैंप क्या है? स्टैंप हम सबने देख रखा है, एडवोकेट्स में स्टैंप क्या होता है? या उसी पैकेज के ऊपर आपने प्रिंट करा दिया। एक होता है अफिक्स करना, एक होता है उस पैकेज के ऊपर आपने प्रिंट करवा दिया है। या फिर ग्राफिक मैटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कंप्यूटर्स में आप कोरल हो गया है, कैनवा हो गया है, प्रीमियर प्रो हो गया, इनसे जब आप कुछ ऐसी डिजाइन्स बनाते हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दिखाई देती है, वो हो जाता है आपका ग्राफिक मैटर। अब इस ग्राफिक मैटर को आप सिर्फ देख सकते हैं, आप इसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, बराबर है ये चीज। तो अगर ये सारी चीजें किसी पैकेज के ऊपर लगी है,
उसको हम लेबल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? लेबल कहेंगे। तो मतलब लेबल कहीं ना कहीं चिपका होता है। तो फिर पैकेज क्या होता है मैम? पैकेज आप यहाँ पे एक कार्टन मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? यहाँ पे एक कार्टन मान लेंगे। ठीक है, पैकेज का मतलब है कोई बैग, बॉक्स, कार्टन, टिन या फिर कंटेनर। मतलब इन चार चीजों को देख के हमें यह समझ आ रहा है कि इस चीज के अंदर तो कोई ना कोई हमने आइटम जरूर भर रखा है या हमारे कन्वेंस के लिए कहीं पे काम लिया जा रहा है। तो इस पैकेज के ऊपर अगर कुछ लगा हुआ है दैट विल अमाउंट टू योर लेबल। बराबर है ये चीज? सो आई होप आपको ये तीन डेफिनेशन को कनेक्ट करके जो हमने पढ़ा है कि एडवर्टीजमेंट में लेबल आता है और लेबल किसके ऊपर लगा होता है? पैकेज के ऊपर होता है। पैकेज क्या होता है? कार्टन, टिन, बॉक्स और कंटेनर। बराबर है ये चीज? ये डेफिनेशन पॉइंट्स मैं आपको इसलिए इन डेप्थ में पढ़ा रही हूं क्योंकि अगर आपने एडवर्टीजमेंट का मतलब नहीं समझा तो आपको सेक्शन नंबर 3 शायद समझ नहीं आएगा। और डेफिनेशन पॉइंट से कई बार हमारे पास में सवाल बन जाते हैं। नाउ कमिंग टू अनदर सेक्शन दैट इज योर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ऑन व्हाट बच्चों? प्रोहिबिशन इस सेक्शन में, सॉरी इस एक्ट में दो सेक्शन में दे रखा है हमें, जहां पे पहला सेक्शन है हमारा सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 3 में आप प्रोहिबिट कर रहे हो एडवर्टीजमेंट को। एडवर्टीजमेंट कहां पड़ा? 2A। सेक्शन नंबर 4 में पब्लिकेशन या सेंडिंग पर प्रोहिबिशन है। जब मैं ये कह रही हूं कि हम प्रोहिबिशन कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट पर, तो मैम एडवर्टीजमेंट पर प्रोहिबिशन करने की जरूरत क्या है? क्या मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती? करो ना मैम, कहां प्रॉब्लम है? लेकिन अगर आपके एडवर्टीजमेंट में आपने ऐसा कुछ भी मटेरियल रखा जो कि इनडिसेंट तरीके से वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप गए सेक्शन नंबर 3 ऑफ दिस एक्ट में। बराबर? तो ऐसा एडवर्टीजमेंट विच इज कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमेन, उस एडवर्टीजमेंट में ही आप वुमेन को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अलाउड। उस पे हमने पाबंदी लगा रखी है। नो पर्सन शैल डू दीज 3 थिंग्स: पब्लिश, अरेंज और टेक पार्ट इन। ना तो आप खुद से उसमें पब्लिश करने वाले हो खुद से, ना ही कुछ ऐसी चीजों को अरेंज करोगे, दैट इज नॉट टू गिव एनी टाइप ऑफ एड। एंड थर्ड इज नॉट टू टेक पार्ट इन। किस चीज में पार्ट नहीं लोगे? ना तो उस पब्लिकेशन के पूरे प्रोसेस में, ना ही उसके एग्जीबिशन में। किसके पब्लिकेशन और किसके एग्जीबिशन में? उस एडवर्टीजमेंट के पब्लिकेशन में, उस एडवर्टीजमेंट के एग्जीबिशन में जो कि इनडिसेंट चीजें कंटेन करता है या वुमेन को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट करता है। समझ आई ये चीज? कोई भी एडवर्टीजमेंट जब बच्चों बन जाता है ना, उसके बाद उसका प्रोसीजर होता है पब्लिकेशन। उसका पब्लिक होना जरूरी है। मैंने कोई एडवर्टीजमेंट बना के रख दिया, ठीक है, लेकिन उसका पब्लिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो पब्लिक के सामने नहीं आएगी। अब पब्लिकेशन किन चीजों से होता है, कैसे हो सकता है? आप सेल कर सकते हो, आप कुछ हायर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सर्कुलेट कर सकते हो, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। और पब्लिकेशन होता किन चीज का है हमें पता है। हम बुक्स देखते हैं, आपने काफी सारी बुक्स खरीदी होंगी, नीचे लिखा होगा ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, XYZ पब्लिकेशंस, राइट? आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम, एनी पब्लिकेशन नेम। बराबर है? तो पब्लिकेशन का मतलब है कि अब वो मैन्युफैक्चर होके पब्लिक के हाथों में चली गई। आपका जो एंड प्रोडक्ट है, एंड जो आउटपुट है, वो पब्लिक के हाथों में है या पब्लिक के हाथों में बस अब आने को रेडी है। तो दैट बिकम्स योर पब्लिकेशन। क्लियर है? तो सेक्शन नंबर 3 में हमने एडवर्टीजमेंट पे प्रोहिबिशन लगाया। सेक्शन नंबर 4 में हम बोल रहे हैं आप पब्लिकेशन नहीं करोगे। हो सकता है मेरे पास 100 कॉपीज आ गई किसी बुक की, अब मुझे इसको पब्लिक को पहुंचाना है, मतलब अब इसका पब्लिकेशन करना है, तो मैं कैसे करूंगी? हो सकता है मैं 10 लोगों को हायर करूंगी, उनको बोलूंगी ये आइटम लीजिए, आप 10-10 अलग अलग मार्केट में जाके इसको सेल आउट कीजिए। आई कैन डू दिस थिंग मैम, दिस इज नॉट अलाउड। अगर आप ऐसा हायर कर रहे हो, किसी को सेल कर रहे हो या प्रोड्यूस कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो या पोस्ट के थ्रू भी आपने ऐसा आइटम सेंड किया जिसमें कि विमेन को इनडिसेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, सेक्शन नंबर 4 लग जाएगा। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट वेदर सिर्फ एडवर्टीजमेंट हो रहा है या फिर वहां पे उस मटेरियल का एडवर्टीजमेंट के बाद पब्लिकेशन हो रहा है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ पे पब्लिकेशन होता किस किस चीज का है? सी, दिस इज द एक्ट, नॉट दिस एक्ट, एक्ट। ये है आपकी क्रिया, ये आप कार्य कर रहे हो, ये आपके तरीके हो गए, और ये हो गई आपकी चीजें जिनका आप पब्लिकेशन कर रहे हो। तो पब्लिकेशन किसका कर सकते हैं या किसका इस सेक्शन में जिक्र कर रखा है? बुक का, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, रिप्रेजेंटेशन और फिगर। इनमें से किसी भी चीज का आपने पब्लिकेशन किया इन मेथड्स के थ्रू जो कि इनडिसेंट तरीके से विमेन को रिप्रेजेंट करता है, देन इन दैट केस आप पर प्रोहिबिशन लग सकता है। बराबर है ये चीज बच्चों? ठीक है।
अब सेक्शन नंबर 4 से बड़ा तो उसका एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन कैसे बड़ा है आपको यहां समझ आएगा। 3 एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 4 के। अगर इन 3 एक्सेप्शन में आपका पब्लिकेशन फॉल करता है तो आप पे कोई प्रोहिबिशन नहीं लगेगा, कोई ऑफेंस नहीं है इस एक्ट के अंदर। वो 3 एक्सेप्शन कौन से हैं? तो इन 3 एक्सेप्शन के पास देखो मैंने लिख दिया है, एक्सेप्शन में कोई चीज आई, इट डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस अंडर योर सेक्शन नंबर 4। 3 एक्सेप्शन नहीं कह के मैं कहूंगी कि यहां पे 5 एक्सेप्शन है, क्योंकि ए के नीचे 2 पॉइंट्स, बी के नीचे 2 पॉइंट्स और सी के नीचे 1 पॉइंट। सो नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर ए। ए कहता है कि मैम आपके जो ये 1 से लेके 10 तक ये सारी चीजें थी, दीज आर आई गेस 10 और 11 नंबर, ओके। ये जितनी भी चीजें हैं ना मैम, अगर आपने ये चीजें की है, पॉइंट नंबर 1 पब्लिक गुड के लिए, किसके लिए? पब्लिक गुड के लिए, लोक हित के लिए की है। और लोक हित के नीचे आपका ग्राउंड क्या है? हमारा ग्राउंड ये है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग एंड जनरल कंसर्न। इसका एग्जांपल देती हूं मैं आपको बहुत अच्छा, जो आप रिलेट भी कर पाओगे क्योंकि हम सब लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। द पॉइंट इज, हमें पता है हम क्लास 8th 9th 10th में एक नया सब्जेक्ट आता था हम सबके पास, बायोलॉजी, ओके। अब बायोलॉजी में वी ऑल नो कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम्स दिखाए जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में दिखाया जाता है, ह्यूमन बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। अगर वो चीजें आपको दिखाई गई है, उसमें डिपिक्ट किया गया, इट विल नॉट अमाउंट टू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट वुमेन। क्यों बच्चों? क्योंकि दैट इज फॉर लर्निंग ना मैम। अगर वो चीज आपको पढ़ाई नहीं जाएगी, हाउ विल यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंडिंग? अगर कोई महिला का आप सोनोग्राफी कर रहे हैं या बॉडी का कोई टेस्टिंग कर रहे हैं जिसमें कोई इमेज बाहर आ रही है या ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है, इट विल नॉट अमाउंट टू योर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। रीजन बीइंग कि आप उसके पीछे का यूज या पर्पस समझिए, राइट? तो जब उस वक्त हम छोटे थे तो शायद अपनी बायोलॉजी की बुक्स को छुपाते थे कि नहीं थोड़ा सा इंडिसेंट लग रहा है, शायद हम लोग ये चीजें नहीं समझ पाते कि दैट इज नॉट समथिंग जिससे आपको लेके ऑकवर्ड फील करना चाहिए। वो आप बड़े होते हो तो आपको समझ आता है कि ओके दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू स्टडी, और वो उस वक्त पढ़ाई जाती है बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज और वी आर इन दैट एज जहां पर वो चीजें समझनी जरूरी होती है। बराबर है ये चीज? सो इफ इट इज in the interest of science, art, literature, learning, general concern, ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना और आपका पब्लिक गुड है, अलाउड है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं 10 चीजों को, अगर इन्हीं 10 चीजों को आपने किया है बोनाफाइडली रिलीजियस पर्पस के लिए, नो प्रॉब्लम। रिलीजियस पर्पस के लिए आपने ऐसी कोई पेंटिंग बनाई है, वो इनडिसेंट चीज में नहीं आने वाला है। क्लियर? कमिंग टू बी पॉइंट, कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जहां पे स्कल्पचर है, एनग्रेविंग है, पेंटिंग है, जो कि 2 कैटेगरीज के अंदर अगर फॉल करती है, नो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट कैटेगरी है कि मैम ऐसा स्कल्पचर अगर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में बनाए तो, जैसे हम रनकपुर टेम्पल्स वगैरह में जाते हैं, वहां पे हमें कई बार ऐसे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, तो हम क्या वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में आएगा? नहीं आएगा। अगर वो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 की डेफिनेशन में फॉल करता है, दैट विल नॉट अमाउंट टू इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। एंड सेकंड पॉइंट है, अगर ऐसा स्कल्पचर, एनग्रेवमेंट, कार्विंग देखते हैं ना, पिलर्स वगैरह पे बनी हुई है, पेंटिंग बनी हुई है, अगर वो किसी टेम्पल पे बना रखी है या ऐसे कोई कार पे बना रखी है जो कि यूज की जाती है आइडियल्स के पर्पस के लिए या फिर रिलीजियस पर्पस के लिए। अब ये कार कौन सी कार? वो नहीं जिसमें हम बैठते हैं, कार मतलब वो रथ। आपने देखे होंगे जगन्नाथपुरी के टाइम पे जब वो रथ यात्रा होती है, तो रथ पर अगर ऐसा कोई डिजाइन है, पेंटिंग है, ये आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में नहीं आने वाला है। क्लियर है ये आपको 2 पॉइंट्स? दैट इज, पहला आप कर रहे हो पब्लिक गुड के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट, लर्निंग एंड जनरल कंसर्न। पॉइंट नंबर बी आपने बोला बोनाफाइडली कर रहे हो रिलीजियस पर्पस के लिए। बी पॉइंट में हमने ये बोला है कोई भी एनग्रेविंग की है आपने या एनग्रेव किया है, स्कल्पचर बनाया है, पहला एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो कि आपके उस एक्ट में जाता है, एक्ट का नाम याद रखना, ईयर याद रखना, पूछा जा सकता है। पॉइंट नंबर बी, अगर ऐसा कोई टेंपल या कार पे है जो कि रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि अगर ऐसा कोई फिल्म में है, अगर ऐसा कुछ आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि इनडिसेंट है लेकिन ऐसी फिल्म में है जिसके ऊपर पार्ट 2 ऑफ सिनेमैटोग्राफिक एक्ट 1952 अप्लाई होता है, मतलब अगर सिनेमैटोग्राफिक एक्ट में आपके सेंसर बोर्ड ने उस मूवी को, उस फिल्म को पारित कर दिया, साइन दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया, जाओ उसको अब पब्लिक कीजिए आप,
तो फिर आपका ऐसा कोई मटेरियल इंडिसेंट में नहीं आएगा। बहुत जरूरी है, आपकी हर मूवी को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जो कि हम आने वाले कुछ सेशंस में डिस्कस करने वाले। क्लियर है ये चीज? सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 4, जो अति महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें काफी सारी चीजें हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन नंबर 5, जो कि बात करता है पावर टू एंटर एंड सर्च। अब यहाँ पे थोड़ा प्रोसीजरल पॉइंट है, जहां पे आपको सीआरपीसी कनेक्ट होते हुए दिखेगी। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब ऐसा कोई इनडिसेंट मटेरियल है जो हो सकता है कहीं पर हो, मतलब किसी एरिया में हो, किसी बिल्डिंग में हो, तो उसको सर्च भी तो करना पड़ेगा ना, वहां से वो माल लेके भी तो आना पड़ेगा। रंजीत उदैशी के मामले में क्या हुआ था, ऐसी बुक सीज की गई थी। अब सीज की गई थी तो उसके लिए किसी को वहां एंटर करना पड़ेगा, वहां सर्च करना पड़ेगा, तो कौन वो पर्सन है? तो इसके बारे में आपका सेक्शन नंबर 5 बताता है कि सेक्शन नंबर 5 में ऐसा कोई गैजेटेड ऑफिसर, कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट ने पुलिस ऑफिसर मार्क किया या मजिस्ट्रेट मार्क किया ना, तो फिर ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, है ना, अगर आपको याद रहे कि आपने क्या आंसर मार्क किया है। सो गैजेटेड ऑफिसर है। अगर आपके सामने अगर वर्ड गैजेटेड ऑफिसर दे रखा है, पुलिस ऑफिसर भी दे रखा है, मजिस्ट्रेट भी दे रखा है, आप गैजेटेड ऑफिसर को ही मार्क करेंगे। ऐसा गैजेटेड ऑफिसर जिसको अथॉरिटी मिली है स्टेट गवर्नमेंट से, अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि भैया ऐसी जगह कुछ हमारा इनडिसेंट मटेरियल रखा हुआ है, देन उसको ऑथराइज करेगा स्टेट गवर्नमेंट। वो वहां एंटर करेगा, प्लेस को सर्च करेगा रीजनेबल टाइम पे, युक्ति युक्त समय पे। अपना मन मर्जी आया रात को 2:30, 3, 4 बजे कुछ नहीं कर रहे, विले बैठो, ऐसे नहीं जाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, वहां जाके आप सीज कर सकते हो। क्या सीज करोगे? कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट जो इस एक्ट के कॉन्ट्री है, इस एक्ट के कॉन्ट्री होना चाहिए, इस एक्ट के विरुद्ध है, इस अधिनियम के विरुद्ध कोई ऐसा मटेरियल है जो कि इनडिसेंट है, आप उसको सीज करके उठा के लेके आ सकते हैं। एंड थर्ड थिंग इज, आप वहां एग्जामिन कर सकते हैं। किस चीज को एग्जामिन करेंगे? किसी रिकॉर्ड को, किसी रजिस्टर को, या किसी डॉक्यूमेंट को जो वहां पे आपको मिला है, विच वॉज फाउंड एट दैट प्लेस वेयर यू हैव एंटर्ड और सर्च्ड। क्लियर? तो ये 3 चीजें हमारा गैजेटेड ऑफिसर वहां जाके कर सकता है। लेकिन गैजेटेड ऑफिसर, सुन लो, आपके पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको नोट करनी है, गैजेटेड ऑफिसर को भी और हम एज ए स्टूडेंट्स को भी। यहां से सवाल ये बनता है कि मैम, अगर ये गैजेटेड ऑफिसर कहीं जाना चाहता है, ड्वेलिंग हाउस में एंट्री है क्या? नहीं। नो एंट्री इन योर ड्वेलिंग हाउस विदाउट वारंट। वारंट है आपके पास, मजिस्ट्रेट के पास से वारंट लाए हो क्या सर्च करने का? आप जाइए। नहीं है, यू कैन नॉट एंटर द ड्वेलिंग हाउस। ध्यान रखना, मैं ड्वेलिंग हाउस की बात कर रही हूँ। ड्वेलिंग हाउस इज विच प्लेस? ड्वेलिंग हाउस इज अ प्लेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय द ह्यूमंस और विच इज यूज्ड फॉर कीपिंग द कस्टडी ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी आइटम। बराबर है ये चीज। एंड सेकेंड इज कि जब आप ये सर्च और सीजर करोगे, तो आपका सेक्शन 97 और बाकी सारे सेक्शंस में हम पढ़ते हैं कि सर्च सीजर का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, वो आपका सीआरपीसी में जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। मतलब इस एक्ट को बोला कि हम आपको बड़ा नहीं बनाएंगे, आपके बड़े भाई साहब सीआरपीसी बैठे हैं ना, आप वहां पे जाइए। सीआरपीसी में ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके और एक्ट को क्यों बड़ा बनाए? दैट इज रियली गुड। एंड थर्ड पॉइंट बोला है, अगर कोई आइटम सीज कर लिया आपने वहां से, उसके बाद क्या करोगे? सीज करके हमारे गैजेटेड ऑफिसर अपने घर नहीं लेके जाएंगे, आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है। नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास लेके क्यों जाना है? लेके जाने का इन द सेंस कि आप उसको इन्फॉर्म कीजिए। हो सकता है कई बार इतना सारा बल्क में मटेरियल हो कि आप नहीं लेके जा सकते, गो एंड इन्फॉर्म मजिस्ट्रेट की साहब ऐसा ऐसा चीज है, हमने सीज किया है ये सर्च और एंट्री के दौरान। यहां पे आपको मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा उस मटेरियल की कस्टडी के लिए कि अब वो मटेरियल होना किसके पास चाहिए, तब तक जब तक कि आपका ट्रायल नहीं हो जाता, आपका मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता, कितने समय तक के लिए किसके पास उस मटेरियल का कस्टडी रहने वाला है, उससे रिलेटेड आपका नियरेस्ट मजिस्ट्रेट आपको क्या करेगा, यहाँ पे ऑर्डर देगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज पनिशमेंट। क्या पनिशमेंट दे रखी है यहाँ पे? इस एक्ट में हमें पता है कि 2 ही सेक्शंस के अंडर ऑफेंस हो रहा था ना बच्चों, सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4, 2 ही सेक्शंस में हो रहा था। तो पनिशमेंट इसकी कहां है? सेक्शन नंबर 6 में। अब यहां पे 2 तरीके की पनिशमेंट है, वो अच्छे से ध्यान रखना। इन्होंने बोला कि अगर आपने सेक्शन 3 और 4 का कॉन्ट्रवेंशन किया तो फर्स्ट टाइम में आपके पास पनिशमेंट है 2 years एंड फाइन। एंड फाइन जो हो सकता है मैक्सिमम 2000 रुपीज, उससे ज्यादा आपका फाइन नहीं हो सकता। लेकिन मैम दूसरी बारी किया तो, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हुआ तो, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में 2 तरह की पनिशमेंट है। आपको एक मिनिमम भी याद रखना है, मैक्सिमम भी याद रखना है। मिनिमम इन्होंने बोल दिया है 6 months एंड 10,000 रुपीज फाइन। बच्चों 10,000 ही है ना? यस, इट इज 10,000, ओके। एंड मैक्सिमम इज 5 years एंड 1 लाख रुपी।
ये पनिशमेंट, इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि माइनर लॉस के स्पेसिफिकली जो आपके पनिशमेंट्स वाले चार्ट्स हैं वो बना लो कहीं पे, कि आपके डाउरी प्रोहिबिशन में कितना पनिशमेंट है, पॉक्सो में कितना पनिशमेंट, ताकि एक ही फ्लो में एक ही चार्ट में आपको काफी सारे माइनर एक्ट्स रिवाइज हो जाए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। ये चीजों में आप अपना लीगल लॉजिक लगा ही नहीं सकते, या तो आता है या नहीं आता है, बराबर चीज है। ऐसे सवाल या तो लड्डू सवाल होंगे या मिर्ची सवाल होंगे। लड्डू सवाल म्हणजे आपको आता है तो बढ़िया, खुशी हो जाओगे, नहीं आता है तो फिर मिर्ची सवाल है ना, आपको उस वक्त थोड़ा खुद पे गुस्सा आएगा कि क्यों नहीं पढ़ा, है ना। पढ़ते सब है, ऐसा नहीं है पढ़ते सब नहीं है, पढ़ते सब है, मेहनत सब करते हैं, याद नहीं रहता है। अब याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम रिविजन नहीं करते। व्हाट डू यू थिंक, मुझे इतना याद हो जाएगा? नहीं होगा बेटा, सबका दिमाग का कैपेसिटी, और ऐसा नहीं कि किसी का बहुत ही ज्यादा है तो न जाने वो कितनी बुक्स दिमाग में छाप लेगा, नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने ज्यादा उस चीज को रिवाइज करते हो, और जब पढ़ रहे हो ना बच्चों तो कितने ज्यादा फोकस से पढ़ रहे हो। अगर उसमें खुल खोल के पढ़ रहे हो, जैसे मैं कहती हूँ ऑलवेज स्टडी जॉयफुली, नेवर स्टडी हार्ड। क्यों प्रेशर दे के दिन रात मेहनत करके 24-24 घंटे पढ़ना? नहीं, खुशी खुशी पढ़ो, दिन में 6 घंटे पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। उस पढ़ाई में इतने मग्न हो जाओ कि दुनिया की तुमको परवाह ही ना रहे, बराबर। सो ये पनिशमेंट आपको ध्यान रखनी है। एंड नेचर ऑफ ऑफेंस, बेलेबल एंड कॉग्निजेबल, सीधी चीज है मैम, पनिशमेंट इतना हैवी नहीं है तो फिर यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल्स को क्यों ही बनाएंगे, या सॉरी आई मीन टू से नॉन बेलेबल बना के इस मैटर को इतना सीरियस क्यों करेंगे? सीधा सीधा कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। नाउ कमिंग टू ऑफेंसेस बाय कंपनीज, जिसको मैं कहती हूं कि भैया ये है हमारा यूनिवर्सल सेक्शन। यूनिवर्सल सेक्शन क्यों है? क्योंकि काफी सारे माइनर लॉज में आपको ये सेक्शन दिखने वाला है, लेकिन इसका जो भी 3 सब क्लॉजेस हैं और जो आपके एक्सप्लेनेशन है जो कि आपको बताता है कि कंपनी क्या है, तो उस केस में सारा मटेरियल सेम रहता है, सारा कंटेंट, सारे एलिमेंट्स आपके जनरल जो माइनर लॉज होते हैं उन सब में सेम रहता है। तो मैंने इसीलिए इसके 3 क्वेश्चंस बना दिए। जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको रियलाइज होगा कि सबसे पहला इन्होंने चीज बोला कि अगर ये सेक्शन नंबर 3 या सेक्शन नंबर 4 का ऑफेंस कंपनी ने कर दिया मैम, तो गिल्टी किसको ठहराओगे? दोषी किसको करार करोगे? तो उन्होंने बोला वो पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द बिजनेस एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस वाज कमिटेड। जब अपराध घटित हुआ तो उस वक्त उस व्यापार का इंचार्ज कौन था, कौन उसका इंचार्ज था, कौन उसकी देख रेख करता था। अब वो बेटा डायरेक्टर भी हो सकता है, मैनेजर भी हो सकता है, सेक्रेटरी भी हो सकता है, या कोई भी ऑफिसर हो सकता है। वो पर्सन जो इंचार्ज है उसको हम गिल्टी ठहराएंगे, वो सजा भुगतेगा। दूसरा नंबर, यदि मैम वो ये 2 चीजें प्रूव कर दे तो कोई ऑफेंस नहीं। तो वो कौन सी 2 सिचुएशन है जब कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा कंपनी के द्वारा? जब वो पर्सन जो कि इंचार्ज ऑफ बिजनेस था वो ये प्रूव कर दे कि साहब ये मेरे नॉलेज में तो नहीं था। दूसरा, उसने पूरा ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया है ऐसे ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए। पहला, आपके डायरेक्टर साहब को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई मैगजीन पब्लिश भी होगी, उनकी परमिशन के बिना कर दी, सो दैट इज व्हाट, विदाउट हिज नॉलेज। दूसरा पॉइंट, साहब ने ऊपर 10-10 कर्मचारी, ऊपर 10-10 ऑफिसर्स बिठा दिए हैं, कैमरा लगा दिया है कि सब कुछ इनकी नजरों से स्कैन होके जाएगा। उन्होंने पूरा ड्यू डिलिजेंस लिया है, हर वो तरीका अपनाया है जिससे कि आप इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को रोक सकते हो, बट फिर भी हो गया है। इन केस इफ दिस पर्सन प्रूव्स, तो फिर यहाँ पे उस पर्सन की कोई भी कह सकते हैं कि यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं रहेगी, नो ऑफेंस माना जाएगा। And burden of proof lies on whom? Burden of proof lies on the person who alleges. Section 101 Indian Evidence Act. And the third point is who will be punished? Punishment किसको मिलेगी यहाँ पे? अब यहाँ पे इन्होंने कंपनी क्यों नहीं लिखा? मैम कंपनी को पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगी? बेटा आर्टिफिशियल पर्सन, ज्यूरिस्टिक पर्सन को आप कैसे सजा दे पाओगे? उसको उठा के थोड़ी ना जेल में लेके जा पाओगे, या कंपनी के बाहर खड़े होकर थोड़ी ना बात कर सकोगे, सुनो मैडम, सुनो भैया, आप पे इतना इतना फाइन है, चुपचाप दे देना। वो नहीं देगा, उसके हाथ पैर जुबान सांस नहीं लेता है वो, बराबर। तो इस केस में यहाँ पे पनिशमेंट किसे मिलेगी? चाहे इम्प्रिजनमेंट की बात हो या फिर आपका फाइन कलेक्ट करने की बात हो, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या ऐसा कोई भी ऑफिसर जो कि इंचार्ज था उस बिजनेस का जब ऑफेंस कमिट हुआ। तो ये 3 सवाल खुद के सामने रखने हैं, ऑफेंसेस बाय कंपनीज कंप्लीट हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन, दैट इज गुड फेथ में मैं कहूंगी भैया ये इम्यूनिटी सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है बच्चों? इम्यूनिटी सेक्शन है, जो कि आपके ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करता है कि अगर आपने ऐसा गुड फेथ में एक्ट किया है, गुड फेथ में एक्ट किया है, आपके अगेंस्ट कोई सूट प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूशन नहीं होने वाला। किसके अगेंस्ट नहीं होगा? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ।
आपको ये सेक्शन काफी जगह मिलेगा, पॉक्सो में मिलेगा, आपको प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में मिलेगा, डीवी एक्ट में मिलेगा, आपको पॉश में मिलेगा, काफी सारे माइनर लॉज में हम इसको देखने वाले हैं। आपको मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट में भी मिलने वाला है। एंड लास्ट सेक्शन, सेक्शन 10 कहता है पावर टू मेक रूल्स किसके पास है मैम? इट इज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये पावर टू मेक रूल्स का भी चार्ट बना लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी ऐसे एक्ट है जिसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, वहां पे क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। इधर रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। ठीक है, ये चीज। आ जाते हैं, शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज, जहां पे पहला सवाल आपके पास है, वेयर इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट? अब ध्यान रखो बच्चों, जब मैं ये एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूं ना आपके साथ, तभी उस वक्त मैं आपको रिवाइज करा दूंगी ये पिछले पूरे 10 सेक्शन जो हमने अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, 2A, 2B, 2C, 2D। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बच्चों आपको दे रखा है 2C में, सो 2C विल बी द राइट आंसर। 2A में क्या है? एडवर्टीजमेंट। 2B में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। 2C में क्या है? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। 2D में क्या है? लेबल है। और 2E में क्या है बच्चों? पैकेज। क्लियर? कमिंग टू अनदर क्वेश्चन, which among the following section amount to offense under indecent representation? मैंने आपको बोला था, चार्ट बनाया था हमने, प्रोहिबिशन किसकी किसके ऊपर है? सेक्शन नंबर 3 में और सेक्शन नंबर 4 में। सेक्शन नंबर 3 में किसके ऊपर प्रोहिबिशन था? एडवर्टीजमेंट पे। 4 में हमने पब्लिकेशन और सेंडिंग पर क्या लगाया था? रिस्ट्रिक्शन लगाया था। 3, 4, ए और बी बोथ और नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों में हमारे पास क्या है? ऑफेंसेस के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट, हु इज ऑथराइज्ड टू मेक सर्च अंडर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन? अच्छा, सर्च कहां कर रहे हैं बच्चों हम? सेक्शन नंबर 5 में, 2 में डेफिनेशन, 3 में एडवर्टीजमेंट में प्रोहिबिशन, 4 में पब्लिकेशन पे प्रोहिबिशन, 5 में सर्च और एंटर। तो यहां बोला गया है एनी गैजेटेड ऑफिस ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट। हम लोग क्या पढ़ के आए थे? स्टेट गवर्नमेंट। वापस से कंफर्म कर ले, हियर इज योर सेक्शन नंबर 5, दिस इज योर स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर मैं गवर्नमेंट्स की बात करूं बच्चों, तो हमारे पास में अभी तक गवर्नमेंट्स का रोल 2 ही जगह आया है। एक आया है आपका सेक्शन नंबर 5 में, एक आया है 10 में। 5 में बोला गैजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज कौन करेगा? हमने बोल दिया यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी। 10 में हमने बोला रूल मेकिंग पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द ऑफेंस अंडर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन? क्या नेचर है आपका? दिस इज फ्रॉम योर सेक्शन नंबर 8। बेलेबल, कॉग्निजिबल, कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल, बेलेबल, नॉन कॉग्निजिबल एंड नॉन बेलेबल। सीधा सीधा कॉग्निजिबल एंड बेलेबल। क्लियर? नेक्स्ट, when did indecent representation of women act came into force? ये came into force पूछा है, मतलब with effect from। मैंने आपको क्या बताया था? गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1987। 87 क्यों? क्योंकि मैम 23 दिसंबर 1986 में तो हमें प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी। क्या मिली थी? प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज हु हैज द रूल मेकिंग पावर अंडर इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन? मतलब सेक्शन नंबर 10, दैट इज योर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट्स और हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। इसका राइट आंसर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अभी फटाफट से रिवीजन में आपको करा दूं, हमने सबसे पहले केस कौन सा पढ़ा था बच्चों? सबसे पहला हमने केस कौन सा पढ़ा था? जहां पे हमने ये बोला कि हेकलिन टेस्ट को अपनाया गया था, रंजीत उदैशी का केस। फिर हमने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में कौन सा केस पढ़ा था? अविक सरकार का केस पढ़ा था, दैट इज 2014 का केस है। हमने शॉर्ट टाइटल पढ़ा, बोला होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से अब एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर काफी एक्ट में से हट गया। सेक्शन नंबर 2 में हमने क्या बात की? डेफिनेशन। ए में एडवर्टीजमेंट, बी में डिस्ट्रीब्यूशन, सी में इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, डी में हमने बात किया लेबल की, ई में बात किया हमने पैकेज की। सेक्शन नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा बच्चों? सेक्शन नंबर 3 में हमने पढ़ा एडवर्टीजमेंट पर प्रोहिबिशन। सेक्शन नंबर 4 में क्या पढ़ा? पब्लिकेशन पे प्रोहिबिशन है मैम। 5 में सर्च एंड एंट्री के बारे में पढ़ा है। 6 में हमने क्या पढ़ा? हमने पेनल्टी पढ़ा है, दैट इज योर पनिशमेंट पढ़ा है। 7 में हमने पढ़ा है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। 8 में हमने पढ़ा है हमारे ऑफेंस का नेचर कैसा है, दैट इज बेलेबल एंड कॉग्निजिबल। 9 में हमने पढ़ा है इम्यूनिटी, दैट इज गुड फेथ में अगर आपने कोई एक्ट किया है, नो प्रोसिक्यूशन, नो सूट, नो लीगल प्रोसीडिंग। एंड 10 में हमने पढ़ा है कि रूल मेकिंग पावर किसके पास है, दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये माइनर लॉ पसंद आया है और इस एक्ट का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक डाउट आपके दिमाग में रह सकता है, रूल मेकिंग पावर में ना
यस, रूल मेकिंग पावर में हमारे पास काफी सारी पीछे चीज दे रखी है, छोटा सा प्रोसीजर दे रखा है, नो नीड टू स्टडी दैट, आपने सिर्फ इतना पता होना चाहिए रूल मेकिंग पावर है किसके पास, क्योंकि वो भी आपका एक तरीके का क्या है, यूनिवर्सल कह सकते हैं कि सेक्शन है जहां पे आपका प्रोसीजर लगभग सब जगह सेम दे रखा है, बस आपकी अथॉरिटीज डिफरेंट रह सकती है, सो नो नीड टू स्टडी द होल प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट नाइदर टू योर प्रिलिमिनरी नॉट टू योर मेंस, जस्ट यू शुड नो कि आपकी अथॉरिटी कौन सी है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्ट था एंड आई होप आपको ये एक्ट बहुत पसंद आया होगा। आपका कोई भी जनरल फीडबैक है, कुछ भी डाउट है, एंड इफ यू रियली फील कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक सुन के, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट आवर एडुकेटर्स, बूस्ट आवर टीम, एंड हम अपने जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे फोकस करना चाहिए मैम, उन पे हम जरूर फोकस करेंगे। सो मिलेंगे अब अगले सेशन में, टिल देन थैंक यू सो मच।